हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज है 12th क्लास की फिजिक्स और चल रहा है बच्चों चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी, दैट इज सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। और इस चैप्टर का बच्चों आज रहेगा लेक्चर नंबर 6। तो बच्चों अभी तक हमने ये पढ़ा जो आपके सामने दिख रहा है, इतना क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया है, इतना वर्गीकरण कि पदार्थों को यानी सबस्टेंस की बात कर रहे हैं, इंग्लिश में भी लिखते चलते हैं। जो भी सबस्टेंस हैं उनको हम चालकता के आधार पर ऑन द बेस ऑफ कंडक्टिविटी, चालकता के आधार पर कि उनमें धारा कितनी प्रबलता से प्रवाहित हो सकती है, उस आधार पर हमने उन पदार्थों को, और आप ये कह सकते हैं ठोसों को, हमने 3 भागों में बांटा, चालक, अर्धचालक और अचालक। क्योंकि जब हम सेमीकंडक्टर पढ़ रहे हैं बच्चों तो सेमीकंडक्टर एक ठोस फॉर्म में होते हैं। अब चालक द्रव भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं पदार्थ, अभी मैंने कहा कि ठोसों का वर्गीकरण कर रहे हैं, तो आप कहेंगे कि सर चालक तो द्रव भी होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ हमारा मूल उद्देश्य अर्धचालक पढ़ने का है, जो कि सॉलिड ही आपको मिलेंगे, सॉलिड की ही हमें ज़रूरत होती है। तो चालक, अर्धचालक और अचालक पदार्थ 3 प्रकार के हुए, ज़्यादा डिटेल चर्चा नहीं करेंगे, पीछे सीख चुके हो। चालक यानी इंग्लिश में भी लिखते चलते हैं कंडक्टर, और अर्धचालक दैट इज सेमी कंडक्टर। ओके बच्चों, सेमी कंडक्टर और अचालक यानी इंसुलेटर। फिर अर्धचालकों की बात करें, अब न चालक की बात कर रहे न अचालक की। तो अर्धचालक हमने 2 प्रकार के आपको बताए थे बच्चों, ये क्लासिफिकेशन में पहले बता चुका हूँ कि हम अर्धचालकों को 2 भागों में बांट सकते हैं, निज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक। निज अर्धचालक दैट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स, ठीक है ना। और ये कौन से होते हैं? एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। DU, ये U है बच्चों, ठीक है ना। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हो गए। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी जो बाह्य अर्धचालक हैं वो भी 2 प्रकार के हो जाते हैं, एन टाइप और पी टाइप। तो बच्चों पिछले 2 लेक्चर्स में, चौथे लेक्चर में और 5वें लेक्चर में हमने ये पढ़ लिए थे निज अर्धचालक। ये कौन से हैं? प्योर जर्मेनियम, शुद्ध, कोई मिलावट नहीं की थी, प्योर जर्मेनियम या प्योर सिलिकॉन की बात करें तो ये निज अर्धचालक हैं। कब? जब ये अपनी नेचुरल स्टेट में है, प्राकृतिक अवस्था में है, अपनी शुद्ध अवस्था में है, इनमें हमने कुछ नहीं मिलाया है। तो आप ये निज अर्धचालक बहुत अच्छे ढंग से सीख चुके हैं। इनको शुद्ध अर्धचालक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अब ये सब पढ़ चुके हो आप। प्योर सेमीकंडक्टर्स या नेचुरल सेमीकंडक्टर्स भी कह सकते हो। तो होता क्या है बच्चों, जब हमने शुद्ध अर्धचालक पढ़ लिए जर्मेनियम और सिलिकॉन, तो अब ये बाह्य की क्या ज़रूरत आन पड़ी? इनको क्या फ़ायदा, इनको पढ़ने का क्या फ़ायदा, इन्हें क्यों पढ़ रहे हैं? आपने यहाँ भी विद्युत धारा का चालन समझा दिया था कि जर्मेनियम में और सिलिकॉन में विद्युत धारा कैसे बहती है सर, आप बता चुके हैं इस बात को, आप यही सोचेंगे ना। तो बच्चों होता क्या है कि रूम टेम्परेचर पर ये जो जर्मेनियम या सिलिकॉन हैं, जो निज अर्धचालक हैं अपनी प्योर शुद्ध अवस्था में, तो उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में हमें मिलते तो हैं, चालन बैंड में मिलते तो हैं, लेकिन इनकी चालकता इतनी नहीं होती कि हम इनसे कोई डिवाइस बना सकें। हाँ, और चलो कोई बात नहीं। तो रूम टेम्परेचर पर चालकता इतनी अच्छी नहीं होती कि हम इनसे कोई जैसे मोबाइल बना लें या टेलीविज़न बना लें, ठीक है ना। होगा क्या कि आपने ये भी देखा कि टेम्परेचर बढ़ने पर इनकी चालकता बढ़ती है।
तो अगर बच्चों हमने निज अर्धचालक से कोई सेल फोन बना भी लिया, एक मोबाइल बना लिया डिस्प्ले वाला, टच स्क्रीन वाला, तो उसको क्या करना पड़ेगा? फिर इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होगी, कंडक्टिविटी की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसको भट्टी पर रखोगे पहले ले जाके, या गैस का चूल्हा जलाओगे, गैस का बर्नर जलाओगे, उसे गर्म करोगे। जब वो गर्म होगा तब उसमें कंडक्टिविटी बढ़ेगी, तब फ़ोन काम करेगा। या तभी टीवी देखनी है हमको, एलसीडी टीवी देखनी है, हमने बना दी है निज अर्धचालक की, लेकिन उनमें इतने पर्याप्त मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है कि वो टीवी काम ही नहीं कर रही, तो नीचे से उसे गर्म कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी करना होता है। हमें जो भी डिवाइस है वो अपने रूम टेम्परेचर पर, वातावरण के टेम्परेचर पर ही चलानी है। तो वातावरण या रूम टेम्परेचर पर बच्चों इन निज अर्धचालकों की चालकता बहुत कम होती है, इसलिए हम पढ़ने जा रहे हैं बाह्य अर्धचालक। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं निज अर्धचालकों में जो जर्मेनियम है और सिलिकॉन है, ठीक है ना, जो शुद्ध है बिल्कुल, उसमें कोई मिलावट नहीं है, उसमें मिलावट करेंगे, अशुद्धि मिलाएंगे, और अशुद्धि मिलाते ही, जरा सी अशुद्धि मिलाते ही उनकी कंडक्टिविटी, उनकी चालकता बहुत बढ़ जाएगी। फिर उनसे हम उपकरण बना सकते हैं, उनसे हम उनको उपयोग में ला सकते हैं, सेमीकंडक्टर्स को। तो जब अशुद्धि मिला दी, ये तो थे प्योर, तब वो थे निज, और इसमें मिला दी हमने प्लस अशुद्धि। क्या मिला दिया बच्चों? अशुद्धि। अशुद्धि मिलाते ही वो क्या बन गए? क्या बन गए? क्या बन गए? बाह्य अर्धचालक। यानी ये शुद्ध अर्धचालक, ये अशुद्ध अर्धचालक। अशुद्धि मिला दी। अब वो अशुद्धि बच्चों दो प्रकार की मिलाई जा सकती है। अशुद्धि मिलाने का भी एक तरीका है और कुछ नियम हैं कि अशुद्धि मन में आया, ये थोड़ी कि चीनी मिला दोगे या नमक मिला दोगे या मिट्टी मिला दोगे या बालू मिला दोगे, ऐसा थोड़ी है। कि ये जो निज अर्धचालक थे बच्चों, फोर्थ ग्रुप में आ रहे थे, चौथे समूह में। आवर्त सारणी के चौथे समूह के तत्व हैं, जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, कार्बन है, लेकिन कार्बन सेमीकंडक्टर नहीं है, कार्बन अचालक है। डायमंड जो कार्बन का अपर रूप है। तो बच्चों अशुद्धि कैसी होनी चाहिए कि जो जर्मेनियम और सिलिकॉन का जो क्रिस्टल है, उसके जो परमाणु हैं, जो अशुद्धि का परमाणु जो मिलाएंगे वो भी लगभग उसी साइज का हो, जिससे वो क्रिस्टल की स्ट्रक्चर को, विन्यास को डिस्टर्ब ना करे। पता लगा क्रिस्टल की स्ट्रक्चर ही बदल गई, उसका विन्यास सब बिगड़ गया। कैसे? जैसे मान लो आपके पास, आपने टमाटर रखे हैं ऐसे करके, एक आपने एक स्ट्रक्चर बनाई टमाटर रख के ऐसे करके, आपने एक बहुत सी सुंदर सी आकृति बनाई, ऐसे टमाटर रख दी, ठीक है। आपने ये एक विन्यास बनाया। क्या बनाया? विन्यास बनाया इस तरीके से। अब हम चाहते हैं कि विन्यास न बिगड़े। ये आपने एक विन्यास बनाया है, टमाटर रखे हैं बच्चों, क्या हैं? टमाटो, टमाटर। अब आपने क्या किया कि विन्यास न बिगड़े, तो एक टमाटर को हटा के, जैसे इसको हटा के यहाँ पर क्या रख दिया? आलू। आलू टमाटर के साइज का ही होता है लगभग। तो देखो विन्यास नहीं बिगड़ा, नहीं बिगड़ा ना, कॉन्फ़िगरेशन नहीं बिगड़ी। अब आप ये कहो कि नहीं, हम आलू की जगह, टमाटरों के बीच में आलू की जगह, भाई समझ गए ना, ये तो है टमाटर, मेरी बात समझना, और टमाटरों के बीच में हमने ये रख दिया आलू, तो कॉन्फ़िगरेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अब हम क्या करते हैं कि टमाटर के बीच में कटहल रखना चाहते हैं, तो ये सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। जब आप यहाँ कटहल रखोगे तो ये टमाटर इधर उधर हो जाएंगे, विन्यास बिगड़ेगा। बिगड़ेगा कि नहीं? जैसे इतने टमाटर हैं, जब आप यहाँ कटहल रखोगे, बात समझ गए, कटहल टमाटर से बहुत बड़ा है। कटहल या काशी फल, कद्दू बहुत बड़े साइज का हो गया। यानी टमाटर परमाणु मान लो, तो उनका साइज तो इतना है, और उसमें आप जो अशुद्धि मिला रहे हो, अब इन टमाटरों के बीच में आलू रखा तो चल गया, यही हम चाहते हैं। लेकिन कटहल रखेंगे तो बच्चों ये सब डिस्टर्ब हो जाएगा। क्या होगा कि कटहल रखते, जैसे हमने इतना बड़ा कटहल रख दिया, ये क्या रख दिया?
कटहल। तो ये टमाटर सब इधर धर 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 सब विन्यास बिगड़ जाएगा। विन्यास बिगड़ेगा कि नहीं? विन्यास बिगड़ जाएगा, सब डिस्टर्ब हो जाएगा, बहुत दूर दूर हो जाएंगे सब। देखो ये इस सिमेट्री से ये सिमेट्री अलग हो गई बच्चों, समझ रहे हैं? ये क्या है? कटहल। तो हमें टमाटरों में कटहल नहीं मिलाना, टमाटर में आलू मिला देना है। बात समझना ध्यान से। या टमाटर में हम वो कौन सी सब्जी होती है टमाटर के साइज की होती है जिसको कहते हैं कि टिंडे, टमाटर के बीच में टिंडे रख, एक टमाटर हटाया वहाँ टिंडा रख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, ये बात समझ गए आप? तो हमें जो अशुद्धि मिलानी है वो इनके परमाणुओं के साइज के ऑर्डर की होनी चाहिए। इसीलिए बच्चों हम ये फोर्थ ग्रुप के हैं, चौथे समूह के हैं, तो हम अड़ोसी पड़ोसी को लेंगे, तीसरे और पांचवें के, 5 संयुक्ता वाले, मतलब तीसरे आवर्त सारणी के तीसरे ग्रुप के तत्व या पांचवें ग्रुप के तत्व। चौथे समूह के इधर उधर कौन कौन आएगा? तीसरा आएगा या पांचवा आएगा। चौथे के इधर तीसरा, चौथे के आगे पांचवा। तो पड़ोसी लेंगे क्योंकि उनके साइज में ज़्यादा अंतर नहीं होगा। टमाटर में हम आलू डाल सकते हैं बीच में, टिंडा डाल सकते हैं बीच में, कटहल नहीं डालेंगे, कद्दू नहीं डालेंगे। ठीक है, तो अगर हम तो या तो 5 संयोजकता वाली अशुद्धि मिलाएंगे या 3 संयोजकता वाली। इनकी संयोजकता कितनी है? 4। ये जो जर्मेनियम और सिलिकॉन है। तो बच्चों जब हम अशुद्धि 5 संयुक्ता वाली डालते हैं तो हमें मिल जाता है एन टाइप। डिटेल में पढ़ेंगे, यानी कितनी संयुक्ता का? 5। बैलेंसी कितनी है जो अशुद्धि मिला रहे हैं? संयोजकता 5, तो हमें एन टाइप। और अगर हमने अशुद्धि मिला दी संयोजकता 3 की, संयोजकता 3 वाली, कट गया, तो हमें क्या मिल जाएगा? पी टाइप। डिटेल में पढ़ोगे। तो आज का लेक्चर बच्चों स्टार्ट करते हैं कि बाह्य अर्धचालक क्या हुए कि जब हमने शुद्ध अर्धचालकों में कुछ अशुद्धि मिला दी, अशुद्धि मिलाते ही बच्चों इनकी चालकता बहुत ज़्यादा बढ़ गई, कंडक्टिविटी बढ़ गई। तो अब हम इनसे उपकरण बना सकते हैं, उनको गर्म नहीं करना पड़ेगा, अपने फ़ोन को भट्टी पे नहीं ले जाना पड़ेगा कि भट्टी के ऊपर रख दिया और तब ये फ़ोन मिला रहे हैं, फिर हेलो सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। ऐसा नहीं होगा। फिर नॉर्मली रूम टेम्परेचर पर काम करेगा। रूम टेम्परेचर पर ही इनकी कंडक्टिविटी जरा सी अशुद्धि, जरा सी इम्प्योरिटी मिलाते ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी बच्चों। ओके, तो अब डिटेल में क्या पढ़ेंगे? बाह्य अर्धचालक, क्योंकि ये हम पढ़ चुके। बाह्य अर्धचालक और क्या उसमें भी आज पढ़ेंगे बच्चों एन टाइप, और कल के लेक्चर में पढ़ेंगे पी टाइप। एक एक करके पढ़ेंगे। इतना आप समझ गए कि जब हम 5 संयोजकता वाली अशुद्धि मिलाएंगे, जैसे आर्सेनिक है, एंटीमनी है, फास्फोरस है, ये मिलाएंगे तो ये 3 संयुक्ता वाली मिलाएंगे, जैसे एल्यूमिनियम है तो बन जाएगा पी टाइप अर्धचालक। अभी डिटेल में पढ़ेंगे, घबराइए नहीं, एक एक शब्द पर ध्यान देना, तसल्ली से सुनना बच्चों, बड़ा आनंद आएगा। और इतनी लापरवाही से मत पढ़ना, थोड़ा टिपिकल है, थोड़ा सा कठिन टॉपिक है। एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए और मन लगा के वीडियो को देखिए बच्चों, तब समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, बाह्य अर्धचालक, और उसमें भी कौन सा? एन टाइप अर्धचालक। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट आप चाहें तो ले सकते हैं। हाँ तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं। बाह्य अथवा अपद्रव्यी अर्धचालक, दैट इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ओके बच्चों, तो होता क्या है बच्चों, अभी हमने बताया। तो देखो पूरे प्रोसेस को समझते हैं कि जैसे हमारे पास ये था, क्या था, ऐसे समझें, जैसे ये
निज अर्धचालक था, जर्मेनियम या सिलिकॉन। ये क्या है? निज अर्धचालक। निज अर्धचालक समझ जाएंगे आप, मैं ऐसे शॉर्ट में लिख देता हूँ। ये निज अर्धचालक है, ये जर्मेनियम भी हो सकता है या सिलिकॉन भी हो सकता है। अब इसमें हम मिलाएंगे अशुद्धि। तो इसमें हमने अशुद्धि मिला दी, जैसे ये हमने थोड़ा सा ये सबस्टेंस लिया, ये सबस्टेंस अशुद्धि जो होगी ये क्या है? अशुद्धि। इम्प्योरिटी, इसको हमने इसमें मिला दिया। तो इसको मिलाते ही ये क्या बन गया? बाह्य अर्धचालक। क्या बन गया बच्चों? बाह्य अर्धचालक बन गया। बाह्य अर्धचालक समझ जाएंगे आप, बाह्य अर्धचालक बन गया। और ये दोनों प्रकार का बन सकता है, एन टाइप भी बन सकता है या पी टाइप भी बन सकता है। ठीक है। जब ये अशुद्धि 5 संयोजकता वाली होगी, संयोजकता 5। अब बार बार आप कहेंगे कि सर आप बार बार वही बात क्यों बता रहे हो, तो ये एन टाइप बन जाएगा। और यही अशुद्धि जब 3 संयोजकता वाली होगी तो ये बन जाएगा पी टाइप। ठीक है। अब 5 संयोजकता वाली अशुद्धि कौन कौन सी हैं बच्चों? आर्सेनिक है, एंटीमनी है, फास्फोरस है। जब ये मिलाएंगे तो हमें एन टाइप मिलेगा और संयोजकता 3 वाला। मैं वीडियो को बच्चों लंबा जरूर कर रहा हूं, लेकिन टॉपिक से बिल्कुल क्लियर हो जाओगे आप, बड़ा आनंद आने लगेगा। तो जब हम अशुद्धि मिलाते हैं बच्चों, क्या मिलाते हैं? अशुद्धि। तो अशुद्धि को मिलाने की जो क्रिया है, ये जो विधि है, जो क्रिया है, क्या लिखें? अशुद्धि, इसे हटाएं बच्चों, ऐसे लिखें। अशुद्धि जो मिलाई हमने, अशुद्धि मिलाने की क्रिया अशुद्धि मिलाने की जो क्रिया है बच्चों, वो मादन कहलाती है। क्या कहलाती है? मादन, यानी डोपिंग। क्या कहलाएगी? डोपिंग। इंग्लिश में क्या कहेंगे कि डोपिंग कर रहे हैं, अशुद्धि मिला रहे हैं। दूध में पानी मिला रहे हैं। दूधिया क्या करते हैं बच्चों? दूध में पानी मिला के बेचते हैं, बेईमानी करते हैं, मिलावट करते हैं। ठीक है। शहद में गुड़ मिला के बेचा जाता है, मिलावट करते हैं। तो यहाँ जो हम मिलावट कर रहे हैं अशुद्धि की, वो कहलाती है मादन। मादन अथवा अपमिश्रण। एक शब्द और है, अपमिश्रण कहलाती है। मादन कह लो या अपमिश्रण कह लो। ठीक है। और जो हमने अशुद्धि मिलाई है बच्चों, जो अशुद्धि मिलाई है, उस अशुद्धि को क्या कहते हैं? अपमिश्रक। क्या कहेंगे? जो हमने अशुद्धि मिलाई, देखो निज अर्धचालक में अशुद्धि मिलाई, वो बन गया बाह्य अर्धचालक। अब वो भी एन टाइप और पी टाइप। और ये जो क्रिया हुई मिलाने की, वो हो गई मादन अथवा अपमिश्रण, डोपिंग। और जो हमने अशुद्धि मिलाई, उसको हम क्या कह देते हैं बच्चों? अपमिश्रक। जो अशुद्धि है वो क्या कहलाती है? अपमिश्रक। डोपेंट। क्या कहेंगे? डोपेंट, अपमिश्रक। अपद्रव्य है ये, अपमिश्रक है, अपद्रव्य मिलाया है। क्या मिलाया है बच्चों? अपद्रव्य। हाँ बच्चों, ये और लिख दें,
हमने 5 संयुक्ता वाले तो लिख दिए कि जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, फॉस्फोरस। संयुक्ता 3 वाले भी लिख दें, जैसे इंडियम है, एल्यूमिनियम है, बोरोन है। ये मिलाएंगे तो हमें पी टाइप मिलेगा। ठीक है ना। कौन कौन से लिखे बच्चों? एल्यूमिनियम, बोरोन और इंडियम। इंडियम, एल्यूमिनियम, बोरोन। तो बच्चों हुआ क्या? हाँ, ये अशुद्धि जो थी अपमिश्रक कहलाएगी। अपद्रव्य भी कह देते हैं कि अपद्रव्य मिलाया जाता है। अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम दे देते हैं बच्चों। अपद्रव्य है एक तरीके से। क्या है ये? अपद्रव्य है। तभी तो अपद्रव्य मिल गया शुद्ध अर्धचालक में, तभी तो उसका नाम पड़ा अपद्रव्यी अर्धचालक या बाह्य अर्धचालक, या अब वो अशुद्ध हो गया तो ये बाह्य अर्धचालक जो बच्चों बना, इसको हम अशुद्ध अर्धचालक भी कह सकते हैं। अशुद्ध अर्धचालक। ये कैसा था? निज अर्धचालक शुद्ध था, प्योर, शुद्ध अर्धचालक या प्राकृतिक यानी प्योर सेमीकंडक्टर यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। लिख नहीं रहा मैं, इंग्लिश में बोले देता हूँ। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कह लो या प्योर सेमीकंडक्टर कह लो या नेचुरल सेमीकंडक्टर कह लो, यानी प्राकृतिक सेमीकंडक्टर कह लो। प्राकृतिक अर्धचालक। ऐसे ये अशुद्ध अर्धचालक हो गया या बाह्य अर्धचालक हो गया, वो लिखाई है, या अपद्रव्यी अर्धचालक हो गया, अपद्रव्यी अर्धचालक, या मादित अर्धचालक हो गया, क्योंकि जो मिलाने की क्रिया थी, अशुद्धि मिलाने की क्रिया, वो मादन थी, तो मादित अर्धचालक भी कह सकते हो। कैसे ही पुकारो, समझना आपको ये है कि हमने शुद्ध जर्मेनियम और सिलिकॉन में पेंटावैलेंट यानी 5 संयुक्ता या ट्राईवैलेंट यानी 3 संयुक्ता वाली अशुद्धि मिला के उसकी चालकता बहुत बहुत बढ़ा दी, तो वो हमारे काम के हो गए, उनसे हम उपकरण बना सकते हैं। तो वो बन गए बाह्य अर्धचालक यानी अशुद्ध अर्धचालक यानी अपद्रव्यी अर्धचालक यानी मादित अर्धचालक। और वो भी कितने प्रकार के होंगे? वायर चालक, एन टाइप और पी टाइप। तो अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक बच्चों। ये पढ़ेंगे एन टाइप। अब हम अशुद्धि कौन सी मिलाएंगे बच्चों? 5 संयुक्ता वाले तत्व की अशुद्धि मिलाएंगे, पेंटावैलेंट। ओके, तो कैसे एन टाइप बनेगा? बड़ा आनंद आएगा, इसका स्क्रीनशॉट लें। हाँ तो बच्चों अब आगे चलते हैं। अब शुरुआत करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। आज के लेक्चर में एन टाइप और कल के लेक्चर में पी टाइप पढ़ेंगे। तो बच्चों अभी मैंने बताया कि एन टाइप सेमीकंडक्टर यानी एन टाइप यानी एन प्रकार का अर्धचालक, हिंदी में इसको क्या कहेंगे? एन प्रकार का अर्धचालक। आपकी किताब में लिखा होगा बच्चों। तो ये कब मिलेगा? जब हम क्या मिलाएंगे? पंच संयोजक, पंच संयोजक अपद्रव्य मिलाएंगे। जो अपद्रव्य है, जो अपमिश्रक है, जो मिलाएंगे उसमें, अपमिश्रक कह लो या अपद्रव्य, जो इम्प्योरिटी मिलाओगे वो पेंटावैलेंट होनी चाहिए, 5 संयुक्ता वाली। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी होनी चाहिए बच्चों। ये मिलाएंगे। और ये कौन कौन से हैं? अभी मैंने बताया फास्फोरस, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 15। यहाँ मैंने इनके एटॉमिक नंबर लिख रहा हूँ, जेड। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों? 15। इसके बाद आर्सेनिक का 33, और फिर इसके बाद क्या आता है बच्चों? जैसे एंटीमनी, तो एंटीमनी का 51। अब हम ये किन में मिलाएंगे? ये अपद्रव्य या तो फास्फोरस मिला सकते हैं या आर्सेनिक या एंटीमनी। तो कौन सा किस में मिलाएंगे वो समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास क्या क्या है? प्योर शुद्ध जर्मेनियम है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों? जर्मेनियम का बताइए 32, और सिलिकॉन का सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर जर्मेनियम का कितना होता है? 14। तो अगर हमें सिलिकॉन में मिलाना है बच्चों, तो अभी मैंने क्या बताया था कि टमाटर में कटहल नहीं मिलाना, आलू मिला सकते हैं, टिंडा मिला सकते हैं, बताया था अभी। परवल मिला सकते हैं, उसके साइज की कोटि का होना चाहिए।
तो सिलिकॉन में देखो यहाँ 14 है एटॉमिक नंबर, यानी इसकी कन्फिग्रेशन हुई 2 8 4, बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ इससे कौन मैच कर रहा है? फास्फोरस 15, इसका विन्यास हुआ 2 8 5। तो जर्मेनियम में बच्चों हम ये मिलाएंगे, ओके। वो सॉरी सिलिकॉन में क्या मिलाएंगे बच्चों? थोड़ा जल्दबाजी हो रही है, मैं जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ, वीडियो लेंदी न हो। तो सिलिकॉन में यही तो देखो नज़दीक है, ये और ये साइज लगभग ज़्यादा अंतर नहीं है। इसकी तीसरी कक्षा में 4 है, यानी ये भी तीसरी कक्षा तक ही है और ये भी तीसरी कक्षा तक ही है, साइज में ज़्यादा अंतर नहीं है, 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है बस। जैसे इसको सिलिकॉन को बनाओगे तो 3 कक्षाएँ तो बनाओगे, इसकी भी 3 कक्षाएँ बनाओगे, तो साइज सेम होने की वजह से सिलिकॉन में हम प्राथमिकता इसको देंगे। और जर्मेनियम में किसको देंगे? देखो बच्चों, जर्मेनियम का 32 है, इसके नज़दीक ये आ रहा है, ठीक है ना। जर्मेनियम के नज़दीक कौन आ रहा है? आर्सेनिक। तो इसमें इसको मिलाएंगे तो हमें एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलेंगे, क्योंकि इसका विन्यास कितना हुआ? 2 8 18 और 4, यही तो हुआ। और इसका क्या हुआ? 2 8 18 5, यानी इसमें भी 4 कोष, इसमें भी 4 कोष, इसमें 3 कोष, इसमें 3 कोष। तो ये समझ गए किसमें क्या मिला, साइज में अंतर नहीं आना चाहिए। तो बच्चों अब हम जर्मेनियम के उदाहरण से समझा देते हैं। तो जर्मेनियम में क्या मिला रहे हैं? जर्मेनियम में क्या मिला रहे हैं? क्या मिला रहे हैं? दिख रहा है आर्सेनिक। तो चलिए अब यहाँ बना के दिखाते हैं आपको, इसका स्क्रीनशॉट लें। अब जर्मेनियम के परमाणु में डोपिंग करेंगे, अशुद्धि मिलाएंगे, अशुद्धि मिलाते ही चालकता बहुत बढ़ जाएगी बच्चों, ओके। तो चलिए स्क्रीनशॉट लें। तो बच्चों ये मैंने जर्मेनियम का क्रिस्टल समय बचा करके आपको बना के दिखा दिया। सबकी बाह्यतम कक्षा में 4 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, जो कि एक दूसरे से बॉन्ड बना लेंगे, 2 मिलकर बॉन्ड बनाएंगे। यही तो बताया था निज अर्धचालक में, ये इधर भी कोई होगा उससे बनाएगा, ये इससे बनाएगा, ये इधर कोई एटम और होगा जर्मेनियम का उससे बनाएगा, ये इससे बनाएगा, ये इससे इधर होगा, ये इसके नीचे भी होगा कोई। ये द्विविमीय आकृति बना रहा हूँ, 2 डायमेंशनल ये बॉन्ड बन रहे हैं बच्चों। ये बन गया, ये बन गया, इधर कोई होगा उसके साथ बनाएगा, ये इसके साथ, इधर भी एटम होगा उसके साथ, उसके साथ ऊपर भी होगा कोई एटम उसके साथ, और ये बॉन्ड बन गए बच्चों। कोई छूट तो नहीं रहा है, सब बॉन्ड बन गए बच्चों। तो इस समय बच्चों ये क्या है? प्योर स्टेट में है, कोई अशुद्धि नहीं है, जितने भी परमाणु हैं सब जर्मेनियम के ही हैं। तो इसमें कंडक्टिविटी बहुत कम है रूम टेम्परेचर पर भी, कि 10⁹ में से 10⁹ एटम में से 1 एटम का बॉन्ड टूटता है। तो बहुत कम कंडक्टिविटी होती है बच्चों, समझ रहे हैं? कंडक्टिविटी बहुत कम होती है जब इसको गर्म करते हैं, तब गर्म कर रूम टेम्परेचर पर 300 केल्विन पर भी इसमें इतनी कंडक्टिविटी नहीं होती कि हम इससे कुछ बना सकें। अब हमें क्या करना है? इसको क्या बनाना है? बाह्य अर्धचालक, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो अब तक आप सीख गए, इसमें हमें मिलावट करनी है। तो किसकी करेंगे बच्चों? अभी बता दिया था, जर्मेनियम में किसकी करोगे? आर्सेनिक की। तो जब आर्सेनिक के एटम इसमें डालोगे, जब टमाटरों का झुंड है उसमें आलू डाल रहे हो, तो एक टमाटर की जगह हटाओगे तभी तो आलू रखोगे। तो मान लो ये जर्मेनियम का एटम हट गया और यहाँ अशुद्धि मिलाते ही क्या आ गया बच्चों? क्या आ गया? आर्सेनिक। तो साइज में भी अंतर नहीं पड़ा, क्रिस्टल की स्ट्रक्चर भी नहीं बदली, डिस्टर्ब नहीं हुई, और हमारा काम बन गया, कंडक्टिविटी बढ़ गई। तो आर्सेनिक की बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 5। तो देखो 1 2 3 4 5। तो 4 ने तो क्या किया कि अपने पड़ोसी जर्मेनियम के एटम से बॉन्ड बना लिए बॉन्ड। ये बॉन्ड देखिए 5 थे, गिन लो। ये आर्सेनिक का 1 2 3 4 5। तो 4 ने तो बॉन्ड बना लिए बच्चों, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया।
ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया और हमें कंडक्टिविटी के लिए क्या चाहिए? मुक्त इलेक्ट्रॉन। मिलावट करते ही एक परमाणु मिलाया, एक इलेक्ट्रॉन मिल गया फ्री में, गिफ्ट में। कहते हैं ना एक के साथ एक फ्री। ऐसे स्कीम चलती हैं जब आप मार्केट में जाते हो तो, कि 2 खरीदो 1 फ्री। यहाँ एक के साथ एक फ्री है। एक शर्ट खरीदी, एक शर्ट फ्री में मिल रही है। तो एक एटम मिलाते ही एक इलेक्ट्रॉन मिल गया। 10 एटम मिलाओगे 10 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। 20 एटम मिलाओगे 20 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। जितने इम्प्योरिटी के एटम अपद्रव्य मिलाओगे उतने फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। तो देखो कंडक्टिविटी बढ़ने लगी, हमें मुक्त इलेक्ट्रॉन। लेकिन इतना भी खुश मत हो बच्चों कि ये इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से मुक्त नहीं है। ये इससे, इसकी कोर से, इसकी क्रोड से आकर्षित भी है, क्योंकि आर्सेनिक का नाभिक इस पर आकर्षण बल भी लगा रहा है, लेकिन बहुत कम, बहुत कम। रूम टेम्परेचर पर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मुक्त हो जाता है और बिल्कुल पूर्णतः फ्री हो जाता है। तो इस समय ये पूर्ण रूप से मुक्त नहीं है बच्चों। दुर्बल बंध, इस पर एक दुर्बल बल लग रहा है। दुर्बल, दुर्बल यानी वीकली बॉन्डेड है, दुर्बल रूप से बना हुआ है इससे। लेकिन जरा सी एनर्जी मिलते ही, बॉन्ड टूटने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इसको ज़्यादा नहीं चाहिए। अभी समझाएंगे, अभी समझ में आएगी बात जब मैं बैंड, एनर्जी बैंड डायग्राम से आपको समझाऊंगा, ऊर्जा बैंड आरेख से समझाऊंगा, तब समझ में आएगी। तो आपने यहाँ देखा कि अशुद्धि मिलाते ही हमें एक आवेश वाहक मिल गया, और वो आवेश वाहक क्या है? इलेक्ट्रॉन। आवेश वाहक जो है वो क्या है? यही तो मिला, इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन कैसा होता है बच्चों? इस पर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। अभी मैं ये बताना चाह रहा था इसको एन टाइप क्यों कहते हैं, लेकिन अभी मत समझो। चलो नेगेटिव चार्ज है, और कुछ इलेक्ट्रॉन बच्चों हमें निज अर्धचालक में भी तो मिले थे कि इसको गर्म किया था तो बॉन्ड टूटे थे, उनके साथ हमें होल्स भी मिले थे। लेकिन जब ये गति करेगा तब ये कोई होल नहीं बनाएगा, ये ध्यान रखना। पॉइंट टू बी नोटेड, इस आर्सेनिक ने जो हमें मुक्त इलेक्ट्रॉन दिया है वो जब अपनी जगह से हटेगा, पूर्ण रूप से मुक्त होगा, तो क्योंकि ये कंडक्शन बैंड में नहीं है, कंडक्शन बैंड में तो ये इलेक्ट्रॉन हैं जो बंध बना रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन बंध बना रहे हैं वो कंडक्शन बैंड में है। ऐसे समझ सकते हैं आप। मैं अभी समझाने की कोशिश करता हूँ बच्चों, चलो समझ लो इस नाम को भी। तो जैसे मान लो हमने 9 परमाणु आर्सेनिक के मिलाए, तो कितने इलेक्ट्रॉन आपके पास फ्री होंगे? 9 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जब एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो कोई होल नहीं बनाएंगे। और रूम टेम्परेचर पर आपने देखा कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में निज अर्धचालकों में बॉन्ड भी टूटते थे। मान लो एक बॉन्ड टूट गया तो एक बॉन्ड के टूटने से एक इलेक्ट्रॉन और बन गया और एक होल भी बन गया। इलेक्ट्रॉन भी बनेगा और होल भी बनेगा बच्चों, क्योंकि बॉन्ड के टूटने से होल भी बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हुआ? 2 आवेश वाहक हो गए, 10 तो हो गए इलेक्ट्रॉन और 1 हो गया होल। तो ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ये कहलाएंगे, देखो संख्या में ज़्यादा होंगे, संख्या में ज़्यादा होंगे बच्चों। ये 9 है तो ये 1 है, यानी ये 90% है, ये 10% है, ऐसे कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे बहुसंख्यक आवेश वाहक, यानी इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। बहुसंख्यक आवेश वाहक, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है? कौन है ये बहुसंख्यक आवेश वाहक? इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। 1 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है
आपसे ये पूछा जा सकता है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन होता है, तो आप क्या कहेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये अल्पसंख्यक, अल्प संख्या में होंगे, अल्पसंख्यक आवेश वाहक। आवेश को यही तो ले जाते हैं, वाहन का काम यही तो कर रहे हैं। विद्युत धारा क्या है, आवेश का बहना, आवेश का फ्लो होना, एक जगह से दूसरी जगह आवेश का जाना। आप बस में बैठ के आगरा से कानपुर चले जाते हो, तो बस एक कैरियर है, साधन है। तो अल्पसंख्यक आवेश वाहक यहाँ कौन है बच्चों, कोटर। यानी इनकी वजह से भी धारा बहेगी, वो होगी आई ई, और इनकी वजह से भी धारा होगी आई एच। तो कुल धारा आई बराबर आई ई प्लस आई एच होगी बच्चों, अभी समझाएंगे। लेकिन योगदान किसका होगा, ये बहुत नगण्य होगी, इसका योगदान बहुत ज़्यादा होगा। यानी मूल रूप से एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में जो धारा बहती है उसमें योगदान किसका है, बहुसंख्यक आवेश वाहकों का, वो है मुक्त इलेक्ट्रॉन। समझ गए ना। जितनी अशुद्धि मिला रहे हो, जितने ज़्यादा परमाणु मिला रहे हो, इम्प्योरिटी बढ़ाते जा रहे हो, उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहे हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। अब बात आ रही थी कि ये दुर्बल बंध हैं और यहाँ से इनको जरा सी ऊर्जा मिलते ही ये खिसक लेते हैं, अपनी जगह से आवारा हो जाते हैं। तो उसको एनर्जी बैंड थ्योरी से समझेंगे। पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों। हाँ बच्चों, एक बात और बतानी थी कि इन सेमीकंडक्टर का नाम एन टाइप क्यों रखा है, वो हम बताना चाह रहे थे कि देखो यहाँ जो धारा बह रही है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण बह रही है, कि इनकी संख्या तो बहुत कम है। अल्पसंख्यक आवेश वाहक जो कोटर हैं वो बहुत नगण्य है, इनकी तुलना में बहुत कम है। तो मुख्य रूप से धारा इन बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण बह रही है, जो कि इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। इसलिए इसका ये जो पहला अक्षर है एन, इसलिए हमने नाम रख दिया एन टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, अब स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ तो बच्चों, अब बैंड, एनर्जी बैंड डायग्राम से समझते हैं। ये बच्चों क्या था, वैलेंस बैंड, और ये कंडक्शन बैंड, संयोजी बैंड, चालन बैंड, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, और ये था वर्जित ऊर्जा अंतराल ईजी, ये ईजी है, ठीक है ना। तो बच्चों, जब जर्मेनियम हो या सिलिकॉन हो, किसी की बात कर रहे हैं, तो 0 केल्विन जब टेम्परेचर था तो जितने भी इलेक्ट्रॉन थे सब बॉन्ड के अंदर थे, यानी संयोजी बैंड में थे, कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं था, वो अचालक की भांति व्यवहार कर रहा था। और जैसे ही हमने उसका टेम्परेचर बढ़ाया, गर्म किया, कुछ इलेक्ट्रॉन इस गैप को पार करके, जैसे मान लो ये 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले गए, यहाँ पहुँच गए, कंडक्टिविटी बढ़ गई। और जब यहाँ से वहाँ पहुँचे तो यहाँ पर क्या छोड़ गए, होल्स। एक होल ये थोड़ा साफ कर लें, यहाँ क्या छोड़ गए बच्चों, होल छोड़ गए ना, ये आपने पीछे पढ़ा, ध्यान होगा आपको, अभी समझ में आएगा। दोनों से तुलना करेंगे तभी तो क्लियर होगी बात। ये होल और एक ये होल और एक ये होल और एक ये होल। तो निज अर्धचालकों में क्या था कि जितने इलेक्ट्रॉन फ्री हुए उतने ही होल बन गए। यानी वहाँ क्या था, Ne बराबर NH था, नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी उन आवेश वाहकों का घनत्व, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ बराबर थे बच्चों। जितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को तोड़ के कंडक्शन बैंड में जा रहे थे, बैलेंसी बैंड में, उतने ही होल छोड़ के जा रहे थे। और ये जो एनर्जी गैप था बच्चों बहुत ज़्यादा था, तभी तो हमें उन्हें उच्च ताप तक गर्म करना पड़ता था। जैसे सिलिकॉन के लिए देखें तो सिलिकॉन के लिए ये जो Eg है बच्चों वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, और जर्मेनियम के लिए ये Eg कितनी थी, ये जो गैप था आपको ध्यान होगा 0.72 थी, 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी।
लेकिन अगर अब हम एन टाइप की बात करेंगे तो अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ है, ये इलेक्ट्रॉन कौन से हैं बच्चों, जो बॉन्ड के अंदर हैं ये, और जब ये अपनी जगह छोड़ के जाते हैं तो यहाँ एक होल बना जाते हैं। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन जो हमें इस एटम ने दिया है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन कोई होल नहीं बनाता, तो अब क्या होगा, बैंड डायग्राम, एनर्जी बैंड डायग्राम बनाते हैं। तो बच्चों अब एनर्जी बैंड डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों ये जो हमने एटम इसमें मिलाया, इसको मिलाते ही हमें एक इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में मिल गया जो वीकली बॉन्डेड है। तो इसने दिया है, हमें कोई रुपए दे दे तो हम उसको दाता कहेंगे ना। तो ये बच्चों ये जो आर्सेनिक है ये क्या कहलाएगा, एक्चुअली दाता परमाणु। यानी डोनर एटम, क्या कहलाएगा, डोनर एटम, समझ रहे हैं, डोनर एटम। या जब इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये दाता आयन भी बन गया, या दाता आयन कह दो। अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम दे देते हैं, कंफ्यूज ना हो आप। डोनर आयन या दाता अपद्रव्य है, ये अशुद्धि ही तो है, यानी डोनर इम्प्योरिटी, डोनर इम्प्योरिटी हो गई, कुछ भी कह सकते हो इसको इसमें से। तो बच्चों अब इस डायग्राम से समझेंगे। ये तो आपने देखा जो निज अर्धचालक थे उनका, अब हम बात कर रहे हैं एन टाइप की, यानी बाह्य अर्धचालक में कौन से प्रकार की, एन टाइप वाले की। पी टाइप को कल पढ़ेंगे। तो बच्चों आपको पता है ये कंडक्शन बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है, ये बैलेंस बैंड है। तो देखो बच्चों अगर हम रूम टेम्परेचर की बात, देखो रूम टेम्परेचर की बात करें, नहीं 0 केल्विन, अभी बात किसकी कर रहे हैं बच्चों, 0 केल्विन की, T = 0 केल्विन। तो इन ऊर्जा स्तरों में जो इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं वो कौन से हैं, जो इन बॉन्ड्स में बंधे हुए हैं। इन बंधों में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो यहाँ पर हैं बैलेंसी बैंड में। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इस इलेक्ट्रॉन के पास बच्चों पहले से ही ऊर्जा है। तो इन इलेक्ट्रॉनों को अगर हमें यहाँ पहुँचाना है तो सिलिकॉन की बात करेंगे तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी होगी, तब वहाँ पहुँचेंगे। जर्मेनियम की बात करेंगे तो 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देंगे, तब वहाँ पहुँचेंगे। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा है बच्चों, ठीक है ना। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ये कंडक्शन बैंड के थोड़े से ही नीचे होते हैं, एक नया ऊर्जा स्तर होता है, जैसे यहाँ होते हैं इस ऊर्जा स्तर में, और इस ऊर्जा स्तर को कहते हैं, देखो ये तो हो गया बच्चों EC, कंडक्शन बैंड का निम्नतम ऊर्जा स्तर EC, यही तो हुआ। और बैलेंस बैंड का उच्चतम ऊर्जा स्तर EV, इनका अंतर फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है, जो ये है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कहाँ हैं बच्चों, यहाँ हैं। इसे मैंने 10 दिखा दी, ठीक है, ये यहाँ पर हैं। तो इनको सिर्फ देखो, इनको वहाँ पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, कितनी, इतनी, और ये बिल्कुल जस्ट नीचे जरा सी एनर्जी मिलेगी, रूम टेम्परेचर पर ही एनर्जी इतनी मिल जाएगी कि ये कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे और विद्युत चालन के लिए तैयार हो जाएंगे बच्चों, ओके। लेकिन रूम टेम्परेचर होता है 300 केल्विन। रूम टेम्परेचर यानी जो सामान्य ताप है बच्चों, रूम टेम्परेचर वो 300 केल्विन होता है। लेकिन यहाँ जो एनर्जी चाहिए वो हमें 100 केल्विन पर ही मिल जाती है। 100 केल्विन पर ही इनको इतनी एनर्जी मिल जाती है कि ये यहाँ से यहाँ आ सकते हैं और वहीं पहुँच जाते हैं। जैसे ही टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं 0 केल्विन से ज़्यादा करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन सब कहाँ आ जाते हैं, ऊपर। जैसे मैंने 10 बनाए थे तो 10 ऊपर आ गए,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अब यहाँ भी इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ से भी तो जाएंगे। यहाँ से जाने वाले इलेक्ट्रॉन देखो, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन थे ये रिक्त हो गया। अब ईडी, ये ई सी और ये ई वी। यहाँ वाले सभी इलेक्ट्रॉन जरा सी एनर्जी मिलते ही ऊपर पहुँच गए, लेकिन ये वाले इलेक्ट्रॉन कुछ ये बॉन्ड टूटने से जाएंगे। ये वाले इलेक्ट्रॉन कब जाएंगे, क्योंकि बैलेंसी बैंड में है। ये कब जाएंगे बच्चों, जब बॉन्ड टूटेंगे। मान लो 4 बॉन्ड टूट गए तो यहाँ पर ये 4 कोटर बना जाएंगे। 1 2 या 2 ही बना लो, मान लो 2 टूटे तो 2 और पहुँच गए ऊपर, ये वाले भी पहुँच गए। तो यहाँ के जो 2 थे वो ऊपर पहुँच गए, लेकिन वो कोटर भी बना गए। लेकिन यहाँ वाले जो ऊपर पहुँचे वो कोटर नहीं बना पाए। तो कोटर तो 2 ही बने, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ कितने हो गए बच्चों, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इलेक्ट्रॉन हो गए 12 और होल्स हुए 2 ही। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होगा नंबर ऑफ होल से। ये एक केवल मैंने एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की है। अब ये जो ईडी है बच्चों, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, दाता स्तर। यहाँ लिख दूँ मैं, ईडी जो है एक एनर्जी लेवल है, इसको कहते हैं दाता स्तर, यानी डोनर लेवल। दाता ऊर्जा स्तर है बच्चों, ये क्या है, दाता ऊर्जा स्तर है। तो बात समझ रहे होंगे आप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब एक बात और बतानी थी कि ये जो गैप है, ये यहाँ से यहाँ तक जाने का वो कितना होगा, वो मैं यहाँ लिखूँगा बच्चों। ये आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। देखो ये जो गैप है, ये वाला गैप, इतनी एनर्जी तो चाहिए, इतनी एनर्जी मिलते ही ये ऊपर आ जाएंगे। तो ये एनर्जी कितनी है वो यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है। ये बच्चों सिलिकॉन के लिए होगी 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि यहाँ सिलिकॉन के लिए 1.1 थी। देखो कितनी कम हो गई, 1 से बहुत कम। तो जरा सी एनर्जी मिलते ही ऊपर पहुँच गए। और जर्मेनियम के लिए कितनी होगी, फॉर जर्मेनियम के लिए होगी बच्चों 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि की होगी। ओके, बात समझ गए। ये कौन सी एनर्जी गैप है, ये वाली। तो इस तरीके से हमें मुक्त इलेक्ट्रॉन मिल गए, इन्हीं की वजह से विद्युत धारा का चालन होगा सेमीकंडक्टर्स में। तो बच्चों यहाँ देखो और यहाँ देखो, देखो यहाँ कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन और यहाँ मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत कम। तो संख्या बहुत बढ़ गई इम्प्योरिटी मिलाते ही, तभी तो ये हमारे काम के हो गए। इनसे अब हम टीवी बनाएं या मोबाइल बनाएं, कंप्यूटर बनाएं, कुछ भी बनाएं इन सेमीकंडक्टर से। अब इन्हें गर्म नहीं करना पड़ेगा। आपको ये नहीं करना पड़ेगा कि कंप्यूटर चलाना है तो उसको पहले भट्टी पर रखो, उसे गर्म करो, तब उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तब वो काम करेगा। ऐसा नहीं होगा। अब ये रूम टेम्परेचर पर भी काम करेंगे, सामान्य ताप पर भी हमें पर्याप्त मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो चुके हैं जरा सी एनर्जी से ही। देखिए 0.05, 0.01, इसमें एनर्जी ज़्यादा क्यों है आपको पता है, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नाभिक के ज़्यादा नज़दीक हैं, पीछे समझा चुका हूँ। इसमें नाभिक से थोड़ा सा दूर हैं, तो यहाँ एनर्जी कम ज़रूरत पड़ेगी। तो इस डोनर लेवल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि हमारे कंडक्शन बैंड की तली पर ही होता है, बहुत निकट होते हैं, इस वर्जित ऊर्जा अंतराल में ही होते हैं, तो जरा सी एनर्जी मिली जाती है रूम टेम्परेचर पर। उससे कम टेम्परेचर पर भी मैंने बताया कि 100 केल्विन पर भी इतनी ऊर्जा मिल जाती है। तो हमें पर्याप्त संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन मिल गए। तो बच्चों एक तरीके से आप ये समझ गए कि दाता परमाणु क्या है, दाता आयन कह लो या दाता अपद्रव्य कह लो, मुक्त इलेक्ट्रॉन कैसे मिले, किस तरीके से ये अच्छे कंडक्टर बने, इनकी कंडक्टिविटी कैसे ज़्यादा बढ़ गई। तो इसका जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ तो बच्चों अब ये देखते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में
धारा किस तरीके से प्रवाहित होती है बच्चों। तो मान लीजिए कि जैसे हमारे पास ये सेमीकंडक्टर है बच्चों, तो पहले हम आपको ये बता दें कि सेमीकंडक्टर को हम किस तरीके से दर्शा सकते हैं, कैसे दिखा सकते हैं। तो आपने देखा कि ये इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ किससे, आर्सेनिक के परमाणु से, और ये जब इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया एक, तो ये धनावेशित हो गया। तो यानी ये इम्प्योरिटी दिखा रहे हैं बच्चों, जैसे एक ये क्या है, डोनर आयन या डोनर एटम, दाता परमाणु। डोनर आयन कह सकते हो, डोनर एटम भी कह सकते हो। तो ये धनावेशित हो गया, कौन सा, ये आर्सेनिक। ये दिखाएं, ये जो इम्प्योरिटी मिलाई है बच्चों वो दिखा रहे हैं हम। और प्रत्येक इम्प्योरिटी के परमाणु से हमें एक इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में प्राप्त हो रहा है बच्चों। तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, देखिए, यानी इससे हमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिला, इस परमाणु से भी हमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिला, और ये दाता परमाणु या दाता आयन बन गया। दाता परमाणु था, इलेक्ट्रॉन मुक्त कर दिया इसने, इससे मिला, इससे मिला, इससे मिला, इससे मिला, इससे मिला, इससे मिला। तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया, एन टाइप सेमी कंडक्टर। अब बच्चों धारा चालन कैसे होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन कौन से हैं जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, ये आपको कौन से दिखाई दे रहे हैं, जो ये वाले हैं। और कुछ इलेक्ट्रॉन बच्चों बॉन्ड के टूटने से भी तो मुक्त होंगे। जैसे ये बॉन्ड टूट गया तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन ये भी है। ये तापजनित मुक्त इलेक्ट्रॉन है, और ये हमें दान में मिला है, गिफ्ट में मिला है, एक के साथ एक फ्री। तो ये वाला जब अपनी जगह छोड़ेगा तो होल नहीं बनाएगा, लेकिन ये वाला जब अपनी जगह छोड़ेगा बॉन्ड के अंदर वाला, तो कोटर भी बना जाएगा, यानी होल। तो यहाँ कुछ बॉन्ड भी टूटे होंगे। तो दो इलेक्ट्रॉन और दिखा दो, जैसे ये दो इलेक्ट्रॉन, मान लो मैंने ये दो इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, और ये किससे बने, तो कोटर भी मिलेंगे, दो कोटर भी मिले। तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर रहा बच्चों। जैसे ही हम इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, धारा कैसे प्रवाहित होती है वो बात बताना चाह रहे हैं बच्चों। प्लस माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड लग गया, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है किधर है बच्चों, ये बताएं जरा। पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर लगा। तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है बच्चों किधर गति करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में। तो ये इधर चलने लगेंगे, ये स्थिर रहेंगे, आयन जो हैं वो स्थिर रहेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स गति करने लगे। इलेक्ट्रॉनों में गति शुरू हो गई बच्चों क्षेत्र के विपरीत दिशा में, देखें। तो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, तो इन इलेक्ट्रॉनों की वजह से इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहे हैं, तो करंट ऐसे फ्लो होने लगी, ऐसे करके, बोलें आई। तो इलेक्ट्रॉनों की वजह से जो करंट फ्लो हुई वो बच्चों इसी दिशा में तो हुई, इधर को जा रही है, इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, करंट इधर आ रही है, आई ई। अब इसमें होल्स भी हैं। होल्स कैसे माने जाते हैं बच्चों, पॉजिटिवली चार्ज। तो होल्स किधर गति करेंगे, जिधर क्षेत्र है इस दिशा में, होल्स इधर गति करने लगे। तो इन होल्स की गति से क्या होगा, या इनको थोड़ा अलग दिखा देते हैं, होल्स को एक ही सीध में आ रहे हैं इसलिए ऐसा लग रहा है टकरा जाएंगे। कोई बच्चा कह सकता है सर ये तो होल्स और इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में आ रहे हैं, तो टकरा जाएंगे और रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा। एक होल इधर चल रहा है और एक होल इधर चल रहा है, इनकी वजह से ये धनावेशित हैं, तो धनावेशित की दिशा में ही, धनावेश की दिशा में हम करंट मानते हैं।
तो इस तरीके से बच्चों टोटल जो करंट हुई आई वो कितनी हुई, IE प्लस IH। अब बच्चों लेक्चर को यहीं समाप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं जो मुख्य मुख्य बातें थी आज की। तो बच्चों हमने देखा कि जैसे ही हमने अशुद्धि मिलाई, अब ध्यान से समझना, 5 मिनट में अब तक जितना पढ़ाया उसका पूरा सारांश समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही अशुद्धि मिलाई, जितने परमाणु, हम 10 परमाणु मिला रहे हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन हमें मुक्त मिल रहे हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। 20 मिलाए 20 मिल गए, 100 मिलाए 100 मिल गए, 1000 मिलाए 1000 मिल गए। तो ये इलेक्ट्रॉन तो मिल ही रहे हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हैं। इन इलेक्ट्रॉनों से हमें होल नहीं मिल रहे। होल हमें किससे मिल रहे हैं, जब बॉन्ड टूटता है। जैसे ये बॉन्ड टूट गया, जब ये बॉन्ड टूटा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन चला गया क्रिस्टल के बॉन्ड से बाहर, बैलेंस बॉन्ड से बाहर, तो वहाँ एक रिक्ति छोड़ गया, एक जगह खाली छोड़ गया, जिसको हमने पॉजिटिव चार्ज माना, जिसको हमने होल नाम दिया। तो यहाँ तो 2 प्रकार के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, लेकिन जब इस इलेक्ट्रॉन से नहीं होते। इसलिए एन टाइप के सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है बच्चों, Ne वेरी वेरी लार्ज देन NH। या हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बच्चों बताओ, कि हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कितना लिखें। मान लो ऐसे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नहीं इलेक्ट्रॉनों का आवेश वाहकों का घनत्व, ठीक है ना। वो कितना होगा, एक तो वो होंगे जो, देखो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, जितने ये मिला रहे हो। देखो एक मिलाया, एक मिला, 2 मिलाओगे, यहाँ भी आर्सेनिक होता तो एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाता, यहाँ आर्सेनिक होता एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाता। तो इनकी संख्या को हम ND लिख देते हैं, डोनर आयन ND। तो जितने एटम मिला रहे हो उतने तो हमें क्या मिल रहे हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो दिस, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या और कितनी ज़्यादा है, जितने होल्स बनने, बॉन्ड टूटेंगे तो जितने होल्स बनेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन और मुक्त होंगे। ये भी मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये भी मुक्त इलेक्ट्रॉन। अंतर इतना कि ये हमें गिफ्ट में मिला है और ये बॉन्ड टूटने से मिला है, यानी NH। ये अशुद्धि है, इम्प्योरिटी है, जितनी ज़्यादा मिलाओगे संख्या उतनी ही ज़्यादा होगी। इसीलिए N इज ग्रेटर देन, वेरी वेरी ग्रेटर देन NH। तो बच्चों उम्मीद है कि आज आपको ये लेक्चर बड़ा पसंद आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर को आपको समझाऊं। तो मन लगा के अच्छा सा नोट्स बनाइए, किताब रखिए, वीडियो को देखिए और फिर किताब को पढ़िए, फिर नोट्स बनाइए। अब इंटर लेवल पर बच्चों आप चाहो मैं एक एक लाइन यहाँ लिखूँ, ये अच्छा नहीं लगता। अब आप बड़े हो चुके हो, नोट्स तो किताब में हैं, थ्योरी किताब में लिखी है, लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आती। वो काम मेरा है समझाने का, नोट्स बनाने का काम आपका। तो मिलते हैं बच्चों कल अगले लेक्चर में किस टॉपिक के साथ। आज पढ़ा एन टाइप सेमीकंडक्टर और कल पढ़ेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर बच्चों। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।